हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकत्व। प्रकत्व का ये सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वप्रकत्व। इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं प्रकत्व किसे कहते हैं और प्रकत्व कितने प्रकार का होता है। तो प्रकत्व के बारे में हमने बताया था कि किसी कुंडली में प्रेरित जो विद्युत धारा होता है उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाई समानुपाती आई, और जैसे ही फाई मीन समानुपाती का चिन्ह हटाते थे तो हमें एक नियतांक मिलता था, उस नियतांक को हम प्रकत्व कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रकत्व पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रकत्व के जो प्रकार सेकेंड प्रकार है उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है प्रकत्व कितने प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकत्व दो प्रकार के होते हैं। एक जो था अन्योन्य प्रकत्व या अन्योन्य प्रेरण, जो कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो अर्थात कल जो आप पढ़े थे उसमें हम पढ़ाए थे। उसमें दो पार्ट पढ़ाए थे, एक थ्योरी और दूसरा अन्योन्य प्रकत्व का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे थे, मीन्स पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे, तो उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही तरह का है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे स्वप्रकत्व जो सेकेंड पार्ट है। प्रकत्व दो प्रकार का होता है, एक तो अन्योन्य प्रकत्व जिसे हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वह स्वप्रकत्व या स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं। तो कल हम लोग एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरे टॉपिक दूसरा जो आपका पार्ट है स्वप्रकत्व वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें भी आपको दो वीडियो बनेंगे। पहला एक थ्योरी का मिलेगा पढ़ने का, दूसरा जो है इस थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल। तो इस दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ लोग बीच में आते हैं सर कब क्लास शुरू हुआ, तो आप क्या करिए कि टाइमिंग इस पे लिखा रहता है, टाइमिंग देखिए कब से स्टार्ट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। इन केस अगर आप बीच में आते हैं तो जब वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसके बाद भी आप पुनः इसे दोबारा इस वीडियो को जरूर देखिए। तो अब हम लोग बात करेंगे स्वप्रकत्व किसे कहते हैं। नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ रहता है। स्वप्रकत्व, स्व मतलब स्वयं से, प्रकत्व यानी कि स्वयं से जो किसी कुंडली में प्रकत्व उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वप्रकत्व कहते हैं। ये तो साधारण रूप से बोल दिए। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम स्वप्रकत्व या स्वप्रेरण कह देते हैं। क्या कहेंगे? जब किसी कुंडली स्वप्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रेरित प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम स्वप्रकत्व या स्वप्रेरण कहते हैं। या सिंपली अगर आपको याद करना हो कि स्वप्रकत्व किसे कहते हैं, इसको एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि कुंडली का वह गुण जिसमें धारा की वृद्धि अथवा क्षय का विरोध करती है। कुंडली का वह गुण जिसमें धारा की वृद्धि अथवा क्षय करती है स्वप्रेरण या स्वप्रकत्व कहते हैं। ये सिंपली परिभाषा है। इसको फिगर के माध्यम से आप समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये कुंडली है, ये क्या है? कुंडली है, और इस कुंडली को हम बैटरी से इस तरह से जोड़ चुके हैं, और ये जो है आपका स्विच है जिसको कुंजी बोलते हैं। ये कुंडली है, और कुंडली में जैसी धारा प्रवाहित कराते हैं, कुंडली में जैसी विद्युत धारा, जैसे स्विच को हम क्लोज कर देते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच को
बंद करते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली में इसके आसपास चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान भी वृद्धि हो जाता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तो उसके कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही हम कुंजी को ओपन करते हैं, खोल देते हैं, जैसे अभी ये खुला हुआ है, जैसे ही कुंजी को खोल देते हैं तो इसमें विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब विद्युत धारा का मान कम होता है तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है उसके मान में भी परिवर्तन होने लगता है, मीन्स घटने लगता है। इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण इसमें स्वयं से प्रेरित विद्युत धारा यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम स्वप्रेरण या स्वप्रकत्व कहते हैं। अर्थात हम सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं कुंडली का वह गुण जिसमें प्रवाहित धारा के मान में कमी या वृद्धि होती है, प्रवाहित धारा के मान में कमी या वृद्धि होती है, इस गुण को ही हम स्वप्रकत्व कहते हैं। स्वप्रकत्व ये इसका फिगर है, इसको हमेशा कुंडली के रूप में निरूपित करते हैं। इसको हम लोग एल मान लेते हैं, क्योंकि स्वप्रकत्व को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एल ये डिनोट करते हैं इस तरह से। तो ये स्वप्रकत्व हो गया। अब हम लोग जानेंगे स्वप्रकत्व का गुणांक या स्वप्रेरण का गुणांक। हम लोग लिखेंगे यहां पर स्वप्रेरण अथवा स्वप्रेरकत्व का गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए किसी कुंडली में किसी कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका ये कुंडली है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I एम्पियर की विद्युत धारा इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है, तथा इस लिख सकते हैं तथा इस धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। यदि कुंडली में तार के कैपिटल N फेरे हो, तो यदि कुंडली में
तार के कैपिटल N फेरे हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N फाई होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? N फाई होगा। इसकी चुंबकीय फ्लक्स इसको चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। इसको चुंबकीय फ्लक्स क्या कहेंगे? ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। और ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे और इसके आगे हम लिखेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। इसको चुंबकीय फ्लक्स क्या कहेंगे? ग्रंथिकाएं भी कहते हैं। जिस तरह से हम लोग अन्योन्य प्रकृतों में पढ़े थे उसी तरह से है, परंतु चुंबकीय फ्लक्स का यह मान चुंबकीय फ्लक्स का यह मान अर्थात चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं की संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ध्यान से इसको समझिएगा, इस कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है और ये हम देख सकते हैं बहुत सारे फेरों की संख्या है। मान लिया कि फेरों की संख्या जो है कैपिटल N है। क्या है? फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो जितना ही कुंडली में फेरों की संख्या होगी उतना ही चुंबकीय फ्लक्स होगा और वो चुंबकीय फ्लक्स इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। उस चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, जो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होती है, फेरों की संख्या होती है, उस फेरों की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं के नाम से जानते हैं। और ये चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं की जो संख्या होती है इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं N फाई अनुक्रमानुपाती I या N फाई इज इक्वल टू L I। क्या करेंगे? N फाई इज इक्वल टू L I। यहां पर N समझिएगा,
इस कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स है। N∅ मतलब इस कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स है। कभी कभी न्यूमेरिकल में कुल चुंबकीय फ्लक्स दिया रहता है और फेरों के भी संख्या दिया रहता है, तो वहां पर समझिएगा कि N∅ का मान दिया हुआ है। अलग से N का वैल्यू यूज नहीं करना होता है। यहाँ पर कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स फेरों की संख्या इसमें इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं ये जो L है, जहां L एक समानुपाती नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस L को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरकत्व। याद रखिएगा, L को क्या कहेंगे? स्वप्रेरकत्व। और इसको तो हम मिटा दे रहे हैं, इस फिगर की भी अब जरूरत नहीं, इस फिगर को भी मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह से L जो है स्वप्रेरकत्व हो गया। स्वप्रेरकत्व को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। अब यदि स्वप्रेरकत्व को अगर फिर से परिभाषित करना हो तो इसको हम दो तरीके से परिभाषित करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, और स्वप्रेरकत्व को निम्नलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। स्वप्रेरकत्व को निम्नलिखित दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। याद रखिएगा, स्वप्रेरकत्व को हम लोग दो प्रकार से परिभाषित करेंगे। जो सबसे पहला है चुंबकीय फ्लक्स के पदों में, चुंबकीय फ्लक्स के पदों में हम स्वप्रेरकत्व को दो प्रकार से परिभाषित करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स के रूप में होगा, और दूसरा जो होगा फैराडे के प्रेरित चुंबकीय जो प्रेरण है उसके अनुसार। तो दो हम परिभाषित करेंगे स्वप्रेरण का। सबसे पहला जो है चुंबकीय फ्लक्स के पदों में। तो कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये N∅, चूंकि N∅ इज इक्वल टू Li है, या हम अगर L लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? N∅ बाई I करेंगे ना। L इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं? N∅ बाई I। क्या करेंगे? N∅ बाई I। सपोज दैट यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तब हम क्या लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N∅। ध्यान से समझिएगा, ये कब होगा? जब हमारा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि I का मान 1 एम्पियर होगा तो L इज इक्वल टू N∅ बाई I लिखे हैं। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर होगा तब हमारा L इज इक्वल टू N∅। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए इसका परिभाषा हम बोर्ड पे लिखेंगे। परिभाषा लिखने से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसको परिभाषा अगर करना हो तो परिभाषा लिखने से पहले इस बोर्ड को हम मिटाना चाहेंगे। तो इसका L इज इक्वल टू क्या हो गया? N∅। L जो है हमारा स्वप्रेरकत्व हो गया, और N∅ जो हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब इसको हम लोग अब ध्यान से समझिएगा, L इज इक्वल टू N∅ है।
L इज इक्वल टू N फाई A। यदि हमको इसको डिफाइन करना हो विद्युत फ्लक्स के रूप में स्वप्रेरकत्व क्या है, तो कहेंगे यथा किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से कुंडली में से होकर गुजरने वाले उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिए I जो है एकांक धारा है, मीन्स 1 एम्पियर है, तो किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होता है तो स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, तो उसी को हम स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो बोर्ड पे हमने लिखा है कि अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में से होकर के गुजरने वाली उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होता है। जब किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होता है तो उस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण के बराबर होता है, उसी के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, सेकेंड जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में इसको अब परिभाषित करेंगे। तो हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक फैराडे का नियम पढ़ चुके हैं। फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा के विरोध उत्पन्न करती है। लेंज के नियम में भी हम लोग पढ़े हैं, तो लिखेंगे क्या, यदि कुंडली की धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली की धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो फैराडे के नियम से हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बाई डी टी। ये हम लोग फैराडे के नियम के अनुसार पढ़ चुके हैं। ये डी E इज इक्वल टू माइनस डी एन फाई बाई डी टी, चूंकि हम लोग पढ़े हैं क्या एन फाई इज इक्वल टू एल आई, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ध्यान से इसको समझिएगा, ये माइनस है, माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर दिए, मॉड लगा दिए, और एल जो है वो कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल दिए, तो मॉड ऑफ E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल मॉड ऑफ E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। यदि हमें एल निकालना हो तो मॉड ऑफ हम लिख सकते हैं E बाई डी आई बाई डी टी। क्या कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ E बाई डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। यदि मान लेते हैं, यदि
di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब मान लिया कि यदि di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E। L इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ E। अब L को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित करेंगे, तो परिभाषित हम बोर्ड पे लिखेंगे। लिखने से पहले इसे हम मिटाएंगे, सो आप लोग क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E है। अब इसको हम लोग L के मतलब E के पदों में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में परिभाषित करेंगे। जिस तरह से हम लिखे हैं इसी तरह से लिखेंगे। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में, उस संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक रूप से हम लिखेंगे क्या, इसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे तो हमारा स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन, जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात 1 एम्पियर प्रति सेकेंड पर उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा, जो स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व है, अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित करना हो तो जैसे आप जानते हैं L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E बाई di/dt। जैसे हम लोग कल भी ऐसे फॉर्मूला पढ़े थे, वहां पर L के जगह पर M था और इसी तरह से पढ़े थे। तो यदि di/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो L जो है मीन स्वप्रेरकत्व जो होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर स्वप्रेरकत्व हो जाएगा तो इसको हम परिभाषित इस रूप में करेंगे। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक अर्थात 1 एम्पियर प्रति सेकेंड उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम इसको 2 रूपों में परिभाषित कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक पढ़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मात्रक हम लोग इसका पढ़ेंगे। तो बताइए अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक आप क्या जानते हैं और इसका विमीय सूत्र क्या आप जानते हैं? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस तरह से हम लोग प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी पढ़े थे, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार हम कहेंगे स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है। लिखेंगे क्या? स्वप्रेरकत्व का मात्रक, एसआई मात्रक लिखते हैं। एसआई मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। चूंकि हेनरी जो है बहुत बड़ा मात्रक है। अगर छोटे मात्रक की बात करते हैं, छोटा मात्रक माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी तथा इसको हम लोग मिली हेनरी कर लेते हैं और ये कर लेते हैं माइक्रो हेनरी तथा नैनो हेनरी होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक माइक्रो हेनरी बराबर क्या होता है, तो 10⁻³ हेनरी। एक माइक्रो हेनरी बराबर क्या होता है, एक मिली हेनरी बराबर 10⁻³ हेनरी। एक माइक्रो हेनरी बराबर 10⁻⁶ हेनरी और 1 नैनो हेनरी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ हेनरी। ये याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग यूज करते हैं। कल भी हम लोग न्यूमेरिकल मीन्स पिछले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे और आ भी रहा था तो यूज कर रहे थे। बहुत लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत होती होगी, तो ये आप याद रखे रहिएगा। और विमीय सूत्र की बात करते हैं, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र याद रखिएगा, ml² T⁻⁻² A⁻⁻² होता है। L का बीमा मतलब स्वप्रेरकत्व का बीमा ml² T⁻⁻² A⁻⁻² होता है। जिस तरह से प्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताए थे और अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र बताए थे, ठीक उसी तरह से स्वप्रेरकत्व का भी विमीय सूत्र ml² T⁻⁻² A⁻⁻² होता है। तो इस तरह से ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक हेनरी का परिभाषा। क्या हम बात करेंगे? एक हेनरी। तो एक हेनरी का अगर हमें परिभाषित करना हो, एक हेनरी, तो हम लोग करते क्या हैं, लिखेंगे यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड होने से, 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड होने से उसमें उत्पन्न 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड होने से उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। याद रखिएगा, 1 हेनरी अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, हेनरी को हमेशा कैपिटल H से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल H से डिनोट करते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 हेनरी किसे कहेंगे, 1 हेनरी को परिभाषित करिए, तो कहेंगे यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड हो
होने से उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उसे हम 1 हेनरी कहेंगे। यदि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकेंड हो तथा उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उसे हम 1 हेनरी कहते हैं। हेनरी को हमेशा कैपिटल H से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक जो है, 2 टॉपिक इसमें छोटा छोटा है, 100 प्रकत्व का, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, किसी परिनालिका का स्वप्रकत्व, किसी परिनालिका का स्वप्रकत्व की चर्चा करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। स्वप्रकत्व हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, किसी परिनालिका का स्वप्रकत्व और किसी कुंडली का ऊर्जा, स्वप्रकत्व की ऊर्जा की बात करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, ये बन जाएगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कभी भी किसी भी थ्योरी पढ़िए तो इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे किसी परिनालिका का स्वप्रकत्व। अभी हम लोग पढ़े किसी कुंडली का स्वप्रकत्व पढ़ चुके हैं, उसका थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी परिनालिका का स्वप्रकत्व। हम लोग परिनालिका के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि जो लोग परिनालिका नहीं पढ़े हैं तो परिनालिका का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करेंगे क्या, किसी भी परिनालिका का स्वप्रकत्व। तो सबसे पहले हम परिनालिका हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये परिनालिका है, इस परिनालिका की टोटल लंबाई जो है स्मॉल एल है और यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है। इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो हमें इस परिनालिका का निकालना क्या है, स्वप्रकत्व निकालना है। तो मान लिया कि किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की किसी लंबी परिनालिका पर विचार करते हैं। ये एक लंबी परिनालिका है जिसका लंबाई स्मॉल एल है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, जिसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फेरों की संख्या है। तो इकाई लंबाई पर जो फेरों की संख्या है वो स्मॉल एन है और माना परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल आई है। तो इस फिगर के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इससे हम थ्योरी प्राप्त करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। किसी भी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो लिखेंगे परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। अतः B इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एन एल लिख सकते हैं। ये हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। परिनालिका जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर समरूप चुंबकीय, किसी भी परिनालिका का समरूप चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एल। तो ये जो स्मॉल एन है इस एकांक लंबाई पर, ये मीन्स इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या है। एल जो है इस कुंडली का, स्मॉल एल जो है इस कुंडली का लंबाई है और म्यू नॉट जो है वो चुंबकीय पारगम्यता है। अगर हम कुल फेरों की संख्या की बात करें तो परिनालिका में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका में कुल फेरों की संख्या
कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल स्मॉल n इंटू एल लिख सकते हैं। ये कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो अब हम लोग बात करेंगे परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक फेरे, ये एक फेरे, दो फेरे, तीन फेरे, इस प्रत्येक फेरे पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स लिख सकते हैं क्या? प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स और गुणे हम जानते हैं परिनालिका में फेरों की संख्या। परिनालिका में इसको हम लिख सकते हैं, परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हम लिखेंगे B इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? B इंटू ए। B इंटू ए हम लोग फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स इज इक्वल टू जानते हैं B इंटू ए, और B के जगह पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू नॉट N इंटू एल, और ये A कर सकते हैं। तो ये परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, यानी कि एक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो म्यू नॉट N स्मॉल l इंटू ए होगा। अगर हम संपूर्ण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, ये परिनालिका में प्रत्येक फेरे, यानी कि एक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ये है। यदि संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो लिखेंगे संपूर्ण, इसलिए संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स संपूर्ण परिनालिका से पद लिखेंगे, परिनालिका से संबद्ध, संपूर्ण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इनटू कुल फेरों की, परिनालिका में फेरों की संख्या लिखेंगे। परिनालिका में फेरों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, दो है यहां पर चुंबकीय फ्लक्स। एक चुंबकीय फ्लक्स जो है ये प्रत्येक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स निकाले, यानी कि एक चुंबकीय फ्लक्स में हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो म्यू नॉट N L A है। अगर 1 2 3 4 इस तरह से कुल चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं संपूर्ण चुंबकीय, संपूर्ण परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू परिनालिका में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इनटू परिनालिका में फेरों की संख्या। नीचे क्या लिखे? परिनालिका में फेरों की संख्या। नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से समझिए, परिनालिका में फेरों की संख्या है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसे मिटाएंगे तब इसका हम आगे बताएंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। फाई इज इक्वल टू परिनलिका में प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट एन एल ए पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल ए पढ़े हैं। और इनटू परिनलिका में फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या हमारा क्या था? स्मॉल एन इंटू एल। तो हम फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट, एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर ए। इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। और हम जानते हैं सिंस फाई इज इक्वल टू एल, आई भी जानते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान से समझिएगा। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है मेरा इक्वेशन। और फाई इज इक्वल टू एल आई, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई, ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ये फाई जो चुंबकीय फ्लक्स है, एल जो है स्वप्रेरकत्व है, और आई जो है वो हमारा विद्युत धारा है, किसी भी कुंडली का विद्युत धारा। अब समीकरण 1 तथा 2 आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड इक्वल होगा तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए, और ये हम कर सकते हैं एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारा हम कर सकते हैं म्यू नॉट परिनलिका में प्रत्येक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ये म्यू नॉट, ये आई, ये क्या था? आई था। ध्यान से समझिएगा, हम लोग B इज इक्वल टू निकाले थे म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई निकाले थे। और हमें फाई इज इक्वल टू अगर निकालना था तो हम क्या किए थे? B इंटू ए इज इक्वल टू, हम B के जगह पर म्यू नॉट एन आई और इनटू ए किए थे तो म्यू नॉट एन आई ए। ये आपका B नॉट, B के जगह पर हम क्या कर दिए? फाई के जगह पर म्यू नॉट एन आई ए, एक हमारा परिनलिका में प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स है, और कुल जो है परिनलिका में फेरों की संख्या n इंटू एल कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा सा। म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल है, और ये हमारा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसको हम लिख सकते हैं एल आई म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ध्यान से समझिएगा, इसको इक्वेशन 1 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल और फाई इज इक्वल टू एल आई, इसको इक्वेशन 2 कर लिए हैं। इस तरह से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल है। पसीना बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है माइंड, तो आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग किसी भी परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई पढ़े हैं। किसी भी परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र हम लोग क्या पढ़े हैं? म्यू नॉट एन इंटू आई पढ़े हुए हैं। ये थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उस थ्योरी को जरूर आप पढ़िएगा। और फाई इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्या पढ़े हैं? फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी के जगह पर म्यू नॉट इंटू एन आई रखेंगे और एरिया है, तो इस तरह से हमारा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए हो जाता है।
यही फाई का वैल्यू जो है हम यूज किए हैं। किसी भी एक फेरों में चुंबकीय फ्लक्स जो है इतना है, तो कुल फेरे इतना है, तो टोटल संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। चूंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि फाई इज इक्वल टू एल आई, यानी कि किसी भी कुंडली का स्वप्रकत्व तो फाई इज इक्वल टू एल आई पढ़े हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से करते हैं, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड इक्वल भी कर लेते हैं। एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल कर लेते हैं। अब देखिए ये आई आई कैंसिल हो जाएगा, क्या कर लेते हैं, आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं। ये आपका एल इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। और चूंकि आप जानते हैं एन इज इक्वल टू एन स्मॉल एल, यदि हमें स्मॉल एन निकालना हो तो एन बाई क्या कर लेते हैं, एल कर लेते हैं। तो स्मॉल एन के जगह पर ये अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई स्मॉल एल, इसको कर लेते हैं ए। तो ये आपका हो गया स्वप्रकत्व, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई स्मॉल एल इंटू ए। ये क्या हो गया, स्वप्रकत्व हो गया। किसका स्वप्रकत्व, तो किसी भी परिनलिका का स्वप्रकत्व का जो फॉर्मूला होगा वो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एल इंटू कैपिटल ए। अब बात करते हैं जो स्वप्रकत्व है किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके पहले आप इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। जहां पर हम म्यू नॉट एन एल लिखे थे वहां पर आई करिएगा। म्यू नॉट क्या, म्यू नॉट एन आई हम लोग पढ़े हैं किसी भी परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर वो एल नहीं था, आई था, ये आप कर लीजिए। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किसी भी जो स्वप्रकत्व है परिनलिका के किस पर निर्भर करता है, परिनलिका के किस पर निर्भर करता है। तो आपको फॉर्मूला पे हम बता रहे हैं, कैपिटल एन जो है वो कुल फेरों की संख्या है, परिनलिका के कुल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जो स्वप्रकत्व है किसी परिनलिका के कुल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। फिर ए जो है वो एरिया है, परिनलिका के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, परिनलिका का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। स्मॉल एल जो है परिनलिका के लंबाई पर निर्भर करता है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, अतः वायु प्रोडित परिनलिका का स्वप्रकत्व निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला तो हम लिखेंगे, पहला पॉइंट पर परिनलिका के कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे परिनलिका की लंबाई स्मॉल एल तथा
परिनालिका का क्षेत्रफल कैपिटल ए पर निर्भर करता है। ध्यान से इसको समझ लीजिए। जो परिनालिका है, जो स्वप्रकत्व है, किसी भी परिनालिका की कुल लंबाई पर, कुल क्षेत्रफल पर और परिनालिका के कुल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है, तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो एक और टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्वप्रकत्व से रिलेटेड, वो किसी भी कुंडली का स्वप्रकत्व का ऊर्जा हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यानी कि किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, किसी प्रकत्व में संचित ऊर्जा कितना होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसका मीन्स ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसी प्रकत्व में संचित ऊर्जा। अब हम लोग बात करेंगे किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा। ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसे आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा, मीन्स किसी प्रेरक में संचित ऊर्जा कितना होगा। उस संचित ऊर्जा की बात करने से पहले इस फिगर को आप लोग समझिएगा। कभी भी आपको प्रेरक बनाना हो तो इस तरह से कुंडली आप बना लीजिए, और इसमें हम बैटरी इस तरह से जोड़ दे रहे हैं और एक स्विच जोड़ दे रहे हैं। ये आपका स्विच के है, और इसको जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये इंडक्टर है जिसको हम लोग प्रेरक बोलते हैं, और प्रेरक को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं जब प्रेरक में, जब धारा प्रेरक में प्रवाहित होती है तो जब प्रेरक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा। जब किसी भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, लिख लेते हैं प्रेरित होता है या उत्पन्न हम लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल, या प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है बताइए। इज इक्वल टू माइनस हम लिख सकते हैं ये एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से समझिए, जब किसी भी प्रेरक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो वो विद्युत धारा के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी एल आई बाई डी टी होता है। तो ये माइनस में है, नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एल डी आई बाई डी टी कर लेते हैं। ये क्यों पॉजिटिव किए हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है कि ये उस कारक का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होती है। जैसे लेंज का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल ये उसी का विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कोई इंडक्टर है, मीन्स प्रेरक है। प्रेरक में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसमें विद्युत धारा के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस डी एल डी आई बाई डी टी के रूप में होता है। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि ये विद्युत धारा का विरोध करती है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम समेशन मीन्स मॉड ऑफ इज इक्वल टू डी एल बाई एल डी आई बाई डी टी कर लेते हैं। माना कोई अति सूक्ष्म आवेश
माना कोई अति सूक्ष्म आवेश dq जो है अति सूक्ष्म आवेश dq प्रेरक में प्रवाहित होता है। मान लिया कि एक बार विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं। तो जब थोड़ा सा आवेश देंगे तो इस आवेश के कारण इसमें कुछ कार्य होगा, कुछ वर्क होगा। तो यह लिखेंगे अतः यह वोल्टता द्वारा किया गया कार्य, अतः यह वोल्टता द्वारा किया गया कार्य, वोल्टता द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार होता है। हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू E इंटू डी क्यू। ई के जगह पर हम लिख सकते हैं LDI बाई dt और हम लिख सकते हैं dq लिख सकते हैं। ई के जगह पर LDI बाई dt लिख सकते हैं। ये आपका कार्य थोड़ा सा आवेश है तो थोड़ा सा वर्क होगा। dw इज इक्वल टू E dq। ई के जगह पर हम LDI बाई dt किए हैं और इंटू dq कर दिए हैं। ये तो थोड़ा सा कार्य हो गया। यहां पर आप जानते हैं सिंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू L और ये लिख सकते हैं ये I जो है ये आप जानते हैं I को हम बाहर इसको हम अगर DI कर लेते हैं इसको लिखते हैं dq बाई dt। तो आप जानते हैं सिंस I इज इक्वल टू dq बाई dt। क्या जानते हैं I इज इक्वल टू dq बाई dt। ये हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा में पढ़े हुए हैं। एक किसी भी काट के क्षेत्रफल में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। अर्थात I इज इक्वल टू dq बाई हम क्या कर लेते हैं dt। तो dq बाई हम dt कर लेते हैं तो इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे क्या, सो dw इज इक्वल टू LIDI कर लेते हैं। ये हमारा कार्य हुआ। यानी कि जब इस इंडक्टर में थोड़ा सा आवेश देते हैं तो उस रूप में हमारा जो कार्य होगा dw इज इक्वल टू LIDI हमारा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा वर्क हुआ। अगर हम बहुत ज्यादा आवेश देंगे तो पूरा कार्य होगा। तो पूरा कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, मीन समाकलन। तो हम समाकलन यूज करेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको बताएंगे। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे हम बताएंगे। ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे क्या, प्रेरक में धारा का अधिकतम मान I नॉट बनाए रखने के लिए किया गया कुल कार्य।
W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw 0 टू I नॉट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्रेरक में विद्युत धारा को अधिकतम मान बनाए रखने के लिए, प्रेरक में विद्युत धारा का अधिकतम मान बनाए रखने के लिए उसमें जो कुल कार्य होगा वो कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू I एम्पियर, यानी कि जीरो धारा से लेकर के अधिकतम धारा उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टोटल कार्य कितना होगा। तो dw के जगह पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू I नॉट, और dw के जगह पर हम L I di कर लेते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, और W इज इक्वल टू L I जो है हमारा, L जो है कांस्टेंट है, L इंटीग्रेशन 0 टू I और I di। तो I का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको बताना चाहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर बाई 2। ध्यान से इसको समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 होता है। ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह यूज होता है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो यहाँ पर I की जगह पर हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे क्या, W इज इक्वल टू L I स्क्वायर बाई 2, क्या लिखेंगे I स्क्वायर बाई 2 और 0 टू I नॉट कर लेते हैं। और इसके जगह पर I के जगह पर I नॉट करेंगे तो W इज इक्वल टू L बाई 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 L, और I के जगह पर I नॉट का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कार्य हुआ। यह कार्य हम लिखेंगे क्या, किसी प्रेरक में प्रवाहित धारा का मान, किसी प्रेरक में प्रवाहित धारा का मान, किसी प्रेरक में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने के लिए किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है, किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में होता है। अतः हम कर सकते हैं U इज इक्वल टू 1 बाई 2 L I नॉट का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, W इज इक्वल टू 1 बाई 2 L I नॉट का स्क्वायर जो है, ये कार्य जो होता है किसी भी प्रेरक में अधिकतम ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसके द्वारा किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में होता है। अतः संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू 1 बाई 2 L I नॉट का स्क्वायर, जहां U जो है संचित ऊर्जा है, L जो है वो हमारा प्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व जिसको बोलते हैं, I नॉट जो है ये प्रेरक में सबसे अधिकतम विद्युत धारा है। तो इस तरह से हमारा किसी भी प्रेरक में संचित ऊर्जा निकल गया। तो ये जितने भी इस वीडियो में थ्योरी पढ़े हैं, ये सारे थ्योरी का इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, उस सेकेंड पार्ट में जितने भी थ्योरी पढ़े हैं वो सारे थ्योरी पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो उस न्यूमेरिकल का वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, यानी कि इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस तरह से ये थ्योरी का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि इस थ्योरी का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और इसी तरह से अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।